प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 2000 रेलवे परियोजनाओं और 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का किया शिलान्यास। तेजी के साथ इंफ्रा विकास के स्केल और स्पीड को पीएम ने बताया नई कार्य संस्कृति। पीएम ने कहा देश में बन रहे अमृत भारत स्टेशन शहरों की है पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्सटाइल सेक्टर के महाकुंभ भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। कहा विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में कर रहे हैं काम। संदेश खाली पर सख्त हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट। कहा कभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर नहीं लगाई है रोक, बनाई गई है गलत धारणा, जल्द होनी चाहिए गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा अगर ममता सरकार नहीं करती है कार्रवाई तो हम करेंगे हस्तक्षेप। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा व्याज तहखाने में नियमित रूप से जारी रहेगी पूजा अर्चना, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और सिंहभूम से कांग्रेस लोकसभा सांसद गीता कोड़ा भाजपा में हुई शामिल। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें वार्षिक दिवस और दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा कोरोना में डॉक्टरों का योगदान अतुलनीय, गांव में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए खोले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। और भारत ने 5 विकेट से जीता रांची टेस्ट। 192 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर किया हासिल। 5 मैच की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ भारत ने सीरीज की अपने नाम। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के 2 मंत्रियों की टिप्पणियों पर भी बात हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि वो स्पष्ट करें कि शाहजहां शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पहले से ही शाहजहां शेख के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है और वहीं वह एक आरोपी है और इसीलिए शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा एक गलत धारणा बनाई गई है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया गया है, जबकि इस तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखबारों के मुताबिक इस मामले में 800 से ज्यादा याचिकाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार नियमों के मुताबिक काम नहीं करेगी तो राज्यपाल अपना कर्तव्य निभाते हुए इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने शेख शाहजहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई बहाना नहीं है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। Police came there, ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. The process has started. The women have come forward. They have started asserting themselves, and now there will be a sea change. Let us wait for that. Generals do not fight; they make others fight. Governor's job is to see that the elected government takes action within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will intervene. और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसन्नजीत, आपसे जानना चाहेंगे एक बड़ा झटका सबसे पहले तो हाईकोर्ट से शेख शाहजहां को, क्या कुछ कहा कोर्ट ने?
अपने संवाददाता से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वहीं भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल रात उपद्रवियों ने बांकरा हावड़ा में 5 सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ की। विरोध स्वरूप स्थानीय लोग रेल लाइनों को बाधित कर रहे हैं। मैं हावड़ा पुलिस आयुक्त श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी और पश्चिम बंगाल डीजीपी से अनुरोध करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कृपया क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाएं और आंदोलनकारियों को सार्वजनिक परिवहन को अवरुद्ध किए बिना अपना उचित विरोध जारी रखने के लिए मनाएं। सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पश्चिम बंगाल पुलिस की लगातार अनिच्छा ने उन्हें बार बार सनातनी समुदाय को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोलकाता हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है और एक बड़ा झटका शाहजहां शेख के लिए इसे माना जा रहा है। रमा, देखिए, शाहजहां शेख के लिए तो झटका है, लेकिन झटका है शासन प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो जिस तरह से अदालत को गुमराह करके अदालत की जो कार्रवाई है उसको झूठा साबित करने के लिए लोगों के बीच में डीजीपी की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस की नेता अभिषेक बैनर्जी की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था कि अदालत ने शाहजहां शेख के खिलाफ किसी तरह के कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दिया। ये जो अदालत को इस तरह से झूठा साबित करने की इस कोशिश के ऊपर अदालत ने आज पूरी तरह से फटकार लगाया। अदालत ने बोल दिया कि कोई भी ऐसा कुछ भी रोक नहीं लगाया गया। आप को अगर शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना है तो आप करें, आपको खुला छूट दिया गया है। आप गलत कह रहे हो कि अदालत की तरफ से कोई रोक लगाया गया है। ये जो है ये शाहजहां शेख के लिए जैसे एक ये मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए एक झटका है, लेकिन झटका इसके साथ शासन प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस के लिए है, जो अदालत को झूठा साबित करने पे तुले हुए थे, जो अदालत के नाम पर लोगों के बीच में गलत बातें फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी जो नाकामी है शाहजहां शेख को गिरफ्तार ना करने की, और उनकी जो संरक्षण की काम है शाहजहां शेख को ना गिरफ्तार करने की, इसको जायज बनाने के लिए इस तरह की गलत बातें अदालत को इस्तेमाल करके बताया जा रहा था, जिसके ऊपर फटकार लगाया अदालत। रमा, बिल्कुल। प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक बड़ा झटका राज्यपाल की उस टिप्पणी पर भी लगता है जब उन्होंने कहा है कि अगर शासन प्रशासन सरकार कुछ नहीं करता है तो अब हमें भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, लोगों का इंतजार का एक हद है, लेकिन लोग इंतजार कब से कर, एक तो 5 जनवरी की बात छोड़ दे, अगर 6-7 फरवरी जब महिलाओं ने अपनी ऊपर यौन उत्पीड़न की आरोप लगाया, और आज तक भी आपको पता है, आज भी लोगों ने ये महिलाओं को, अगर आप तस्वीर में देखें तो महिलाओं को देखकर किसी को भी नहीं लगेगा कि इनको बाहर से किसी ने बनाकर, किसी ने फुसलाकर, किसी ने डराकर इनको इस तरह से आंदोलन करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। ये डेली अर्नर है, डेली लेबर है, अपना हर दिन का कमाई छोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और ये सब जो माफिया है, इस माफिया के खिलाफ जो आंदोलन इन लोगों ने कर रही है पिछले कई दिनों से, इस आंदोलन के पीछे और कोई नहीं है, सिर्फ इनका अंदर का भड़ास है। इस भड़ास कितने दिन चल सकता है? 6-7 फरवरी से आज 26 फरवरी तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसीलिए महामहिम ने इस तरह से कहे हैं कि इंतजार का भी एक हद होना चाहिए। आप इतने दिन तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतने दिन तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं हो पाए तो मुझे राज्यपाल के हिसाब से कुछ कदम उठाना पड़ेगा। रमा, बिल्कुल। प्रसन्न जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राज्य सरकार लगातार इस तरह की जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं, इन पर जो शासन प्रशासन है या राज्य सरकार का रवैया है, इसकी वजह क्या है? विशेषकर जब महिलाओं की बात आती है, महिलाओं के खिलाफ जितने भी वहाँ पर उनसे दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं या उन पर अत्याचार का मामला है, मुख्यमंत्री वहाँ पर महिला, और उसके बाद इस तरह की चीज़ों का होना क्या दिखाता है? वही मैं थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों के साथ दूसरे प्रोग्राम में बता रहा था रमा, यहाँ पे 2 बातें हैं जो समझना काफी जरूरी है। एक है 30% वोट बैंक, जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो मुसलमान वोट बैंक है,
जिसका संरक्षण शेख शाहजहां या उनके भाई शेख सिराजुद्दीन जैसे लोग पूरे बंगाल में करते रहते हैं और इनका संरक्षण तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मिलता रहता है। पहले वाम मोर्चे की तरफ से मिलता था, अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। इसीलिए जो भी तृणमूल कांग्रेस की नेता को तृणमूल की तरफ से सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो सारे हिंदू नेता है, लेकिन जितने सारे मुसलमान नेता है, शेख शाहजहां जैसे, उनके भाई शेख सिराजुद्दीन जैसे, ये अलग अलग जगह पे बाकी लोग, इनके बारे में अदालत का इस्तेमाल करते हुए झूठ फैलाया जा रहा है कि अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक लगा दिया गया है। इतना दूर तक झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अगर अजीत माइती को गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर उत्तम सरदार या शिबू हजरा को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो क्यों शेख शाहजहां को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते? क्यों सबकी आंखों के सामने से शेख सिराजुद्दीन मोटर बाइक चला के भाग जाते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं करते? 30% वोट के लिए। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि यहां पे देश में जितने सारे नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन प्रॉन खाते हैं, इनको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉन की इलीगल जो सॉल्टी वाटर जो बताया जा रहा है कि खारा पानी जमीन के अंदर भेजा जाता है और जमीन को बंजर बना के वहां पे प्रॉन कल्चर किया जाता है। ये जो इलीगल प्रॉन कल्चर में इलीगल कैस्ट है, इलीगल कैश जैसे काउ स्मगलिंग के लिए है, कोल स्मगलिंग के लिए है, सैंड स्मगलिंग के लिए है, स्टोन स्मगलिंग के लिए है, उसी तरह से प्रॉन स्मगलिंग के लिए कैश है, जो कैश सरकार तक पहुंचाया मतलब सरकारी दल तक, जो शासक दल है उनके वहां तक पहुंचाया जाता है शेख शाहजहां या शेख सिराजुद्दीन के थ्रू। और इसीलिए शेख शाहजहां और शेख सिराजुद्दीन का संरक्षण जरूरी है, उनको बचा के रखना जरूरी है। रमा, बिल्कुल, और इसी वजह से वोट बैंक की राजनीति के तहत जो लोगों का आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आगे भी आपसे बात करेंगे प्रसन्नजीत, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संदेश खाली में एक के बाद एक टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। अब टीएमसी नेता शंकर सरदार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोमवार को गांव की महिलाओं ने तृणमूल नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव में पुलिस भी गश्त करती नजर आई। गांव के लोग टीएमसी नेता शंकर सरदार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल रात उपद्रवियों ने बांकरा हावड़ा में 5 सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ की। विरोध स्वरूप स्थानीय लोग रेल लाइनों को बाधित कर रहे हैं। मैं हावड़ा पुलिस आयुक्त श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी और पश्चिम बंगाल डीजीपी से अनुरोध करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कृपया क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाएं और आंदोलनकारियों को सार्वजनिक परिवहन को अवरुद्ध किए बिना अपना उचित विरोध जारी रखने के लिए मनाएं। सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पश्चिम बंगाल पुलिस की लगातार अनिच्छा ने उन्हें बार बार सनातनी समुदाय को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से रेलवे के कार्यक्रम में शिरकत की। 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन और 1500 से अधिक रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कुल 41,000 करोड़ रुपए की रहीं। कार्यक्रम से 11 मुख्यमंत्री और 20 राज्यपाल और उप राज्यपाल सहित कई सांसद शामिल रहे। देश में रेलवे इंफ्रा निर्माण की ये एक नई शुरुआत है। तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का
शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है वो वाकई कमाल का दिखता है। तेजी के साथ इंफ्रा विकास के स्केल और स्पीड पर प्रधानमंत्री ने नई कार्य संस्कृति इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में बन रहे अमृत भारत स्टेशन शहरों की पहचान है। वे स्थानीय कला संस्कृति और विरासत के रंग में रंगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में रेलवे ने वो सारी उपलब्धियां हासिल की हैं जो एक नई पहचान दिला रही हैं। दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि आज रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तब ये सामर्थ्य और बड़ी होगी। तब युवाओं के पास और भी ज़्यादा स्टार्टअप और रोजगार के अवसर होंगे, निवेश की नई संभावना होगी। प्रधानमंत्री ने कहा ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि मौजूदा सरकार ने घोटालों और लूट को बंद कर दिया है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने आयोजित प्रदर्शनी में पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों, रिसाइकिल करके बनाए गए कपड़ों से जुड़ी प्रदर्शनी को देखा। एक्सपो में दुनिया भर के 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आधुनिक तकनीक और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नए इनोवेशन को भी जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एफडीआई दोगुना हो चुका है। वहीं दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नवाचार को परंपरा से जोड़ने का काम इसमें किया गया है। भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। टेक्सटाइल में भारत को ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने हर मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने का आह्वान किया। बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास
एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। और आपको बता दें कि मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। पंकज उधास अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 72 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनके निधन की ये दुखद खबर आ रही है। पंकज उधास अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इसी बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता जया सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। जया, एक बेहद दुखद ये खबर, 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, क्या बताना चाहेंगी आप दर्शकों को उनके बारे में? बिल्कुल रमा, ये बेहद दुखद खबर है और काफी लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे। उम्र का तकाजा है, 72 साल उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन अचानक उनके जाने की खबर यहाँ पर आई है तो यकीनन संगीत की दुनिया में एक शोक की लहर इस वक्त दौड़ गई है। उनकी बेटी ने ये खबर साझा की है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। 4 दशकों से भी लंबा सफर रहा है पंकज उधास का। करीब 40 वर्षों से भी ज्यादा उनकी आवाज जो है वो हम सभी के बीच में गूंजती रही है और एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने, गजलें हमने पंकज उधास साहब की सुनी हैं जो आज तक हमारे दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़े हुई हैं। एक दिग्गज अभिनेता रहे, उनके कदरदान पूरे विश्व में उनके हजारों करोड़ों कदरदान हैं। उनसे जुड़े कई वाक्य निकल कर आते हैं जो आज भी लोगों को याद दिलाते हैं उनकी आवाज के बारे में। और अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने कॉन्सर्ट्स के लिए वो काफी मशहूर हैं और जब भी उनका कॉन्सर्ट होता था उनकी गजलों के प्रशंसक जो हैं वो पूरी दुनिया से उनके कॉन्सर्ट में शिरकत करने के लिए पहुंचते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनके मशहूर गीत रहे हैं, चांदी तेरा रंग जैसा, चिट्ठी आई है, जो कि एक कल्ट क्लासिक के रूप में आज भी गाया जाता है, वो एक ऐसा गजल थी चिट्ठी आई है जिसे सुनकर बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता, लेजेंडरी स्टार्स भी उनकी आंखों में नमी आ जाती थी। बहुत पुराना किस्सा है कि चिट्ठी आई सुनकर राज कपूर साहब रो पड़े थे और किस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और पंकज उधास जो हैं वो हमारी जो गजल की दुनिया में है या हमारे संगीत की दुनिया के सबसे दिग्गज नामों में शुमार है और वो हमेशा से जगजीत सिंह को ही अपना गुरु मानते थे, उन्हें श्रेय देते थे। लेकिन जिस तरह से पंकज उधास ने अपनी मखमली आवाज से, अपनी गजलों से, गीतों से हम सभी के दिलों में जगह बनाई है वो अविस्मरणीय है और हमेशा से ही उनकी गजलों की महफिल के लिए, उनकी कॉन्सर्ट्स के लिए, उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए भीड़ जुटती रहती थी। और यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि बीते साल भी उनकी एक परफॉर्मेंस रखी गई थी, उनका कॉन्सर्ट रखा गया था जिसके लिए काफी भीड़ जुटी थी और पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1980 में अगर आप ऑफिशियली बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद एक के बाद एक उनके कई गजलें, उनके कई जो गीत रहे वो बेहद लोकप्रिय रहे और उन्होंने उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस को लेकर भी लोगों में खासी भीड़ रहती थी और लोगों के बीच वो जुड़े रहते थे अपने फैंस के जरिए। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो अपने फैंस से जुड़े रहे। उनका यूट्यूब चैनल जब लॉन्च हुआ उस पर भी एक बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स जुड़े और वो अक्सर अपनी परफॉर्मेंसेस, अपने कुछ गुनगुनाते हुए अपने गीतों को, अपने जीवन की कुछ दिनचर्या को उस पर साझा करते रहते थे। तो यकीनन यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्षति और हमेशा के लिए आप कह सकते हैं भारतीय गायकी की जो दुनिया है उसका एक स्थान हमेशा के लिए रिक्त हो गया है पंकज उधास जी के जाने से। बिल्कुल जया, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ कुमार आलोक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे 4 दशक से ज़्यादा का लंबा सफ़र, कितनी बड़ी क्षति आप देखते हैं कला जगत को, संगीत जगत को?
हमारे साथ मशहूर सिंगर उषा उत्तुप भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उषा जी, बेहद दुखद खबर इसे कहा जाएगा, किस तरह से आप श्रद्धांजलि देंगी पंकज उदास को? नहीं, दिस इज एक्चुअली बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। इट्स जस्ट सच अ शॉक एंड रियली डेवास्टेटिंग न्यूज़। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने जल्दी ऐसे हो जाएगा उनको। मुझे पता भी नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अभी मुझे मालूम हुआ आपसे अभी। such a fine, fantastic gentleman he was, such a fine gentleman. बहुत करीब के फ्रेंड है हमारे, बहुत ही करीब. And the industry has lost a person who brought in his kind of music right into our homes and our hearts, you know. पंकज उदास जो उनके especially चिट्ठी आई है, वो तो कोई इस गाने पे अगर कोई सुने और न रोए, it is impossible. I mean, we've all cried listening to this particular song. वैसे तो इतने सारे हिट गाने हैं उनके और इतने सारे हिट performances of ghazals, but more than anything else, he was a very, very dear friend of mine and also closely related to my Hindi teacher school ke. So I'm really, really quite devastated at this news. Sorry, as a fraternity, our whole fraternity stands by him and his family. And और क्या बताएं। बिल्कुल उषा जी, बेहद दुखद है आपका जो दुख है हम महसूस कर सकते हैं, जो भावनाएं हैं, जो लगाव है। लेकिन जिस तरह से उनका योगदान रहा संगीत की दुनिया में, गज़ल गायकी की दुनिया में, जाने के बाद भी किस तरह से यादों में जिंदा रहेंगे? हमारे लिए एज अ पर्सन हु वाज अ कंप्लीट थॉरो जेंटलमैन, रियली, एंड सो काइंड, सबके साथ इतने अच्छे से मिलजुलते थे. इट्स जस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, रियली. और उनके पर्सोना जो जब स्टेज पे आते थे तो उनकी जो पर्सनालिटी थी, ऑलवेज सो वेल टर्न्ड आउट, एंड हिज होल पर्सनालिटी, हाँ वही मैं कह सकती हूँ. यही योगदान है उनका, इतना बड़ा योगदान टू मेक गजल्स लाइक जगजीत सिंह जैसे उन्होंने गजलें इतने पॉपुलर बनाए. उनके बाद it was Pankaj Udas ji who brought so much of so much of love and so much of he was so approachable. और उनके जैसे मैंने हमारे लिए besides the other ghazals and besides songs, that it was he was like a जोड़ी with अनूप जलोटा जी. और मैंने पहली बार उनके बारे में सुना भी, कैन यू बिलीव इट, इन अमेरिका. जब मैं कॉन्सर्ट कर रही थी वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे पंकज उदास. फिर मुझे मालूम पड़ा उनके बारे में, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े फनकार हैं, इतने लोगों के दिल में जगह बना दिया उन्होंने. वी ऑल ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री. बिल्कुल एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ी क्षति है. उषा जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से 4 दशक से ज़्यादा लंबा उनका गज़ल गायकी का संगीत की दुनिया में सफ़र रहा, आपके साथ भी उनके किस तरह के संस्मरण हैं, किस तरह की यादें हैं? I told you we were very, very good friends. अक्सर हम मैसेज भेजते थे उनको, उनके साथ बातें भी करते थे रेगुलर. आई मीन नॉट ऐसे नहीं कि सिर्फ गजलें यानी रेडियो पे या कुछ सुनते थे. रेगुलरली मैं उनसे बात करती थी, रेगुलरली, एंड स्टेज पर भी मिलती थी. लेकिन ये न्यूज़ तो मुझे पता ही नहीं था, सच्ची. टेरिबल न्यूज़, टेरिबल. बिल्कुल उषा जी, दुखी करने वाली ये खबर है और पूरा देश इससे दुखी है. जो उनके जानने वाले हैं विश्व भर में सभी लोग काफ़ी दुखी हैं. बहुत शुक्रिया उषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन संस्मरणों को हमारे साथ साझा करने के लिए. जी, बाय.
तो पंकज उधास पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। 4 दशक से लंबा उनका सफ़र, जिसमें उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई। उनके गाने चिट्ठी आई है, उनकी गज़ल जिसने सभी की आंखों को नम कर दिया था, और उसके बाद जो उनकी सफलता का शिखर जो उन्होंने छुआ वो लगातार अनवरत जारी रहा। और अब एक बार फिर वो सभी की आंखों को नम करके हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी यादों के रूप में, अपने संस्मरणों के रूप में और अपनी विशिष्ट शैली के रूप में सदा हमारे बीच रहेंगे। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी क्षति लेकिन कितना बड़ा एक योगदान रहा और किस तरह से उनकी जो ये यात्रा है वो हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा उन्हें याद किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत ही भावुक इंटरव्यू आपने किया, अभी फोन इन किया उषा उत्थुप जी से। तो जिस तरीके से पंकज उधास ने गजल गायकी को, अगर आप देखें गजल गायकी के बारे में अगर देखें 60 के दशक की बात करें, हम अगर बेगम अख्तर की बात करें, अगर हम मेहंदी हसन की बात करें, तो इनके जो सुनने वाले श्रोता जो थे वो सिलेक्टिव थे। ऐसा नहीं था कि जो वो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े कंसर्ट हॉल में उनका प्रोग्राम होता था और सिलेक्टिव दर्शक होते थे। लेकिन पंकज उधास ने गजल गायकी को ऐसा बना दिया कि उनकी गजल गायकी 5 स्टार के हॉल के अलावा 5 स्टार के हॉल में सुने जाते थे। और एक ऑटो ड्राइवर भी ऑटो में उनका गाना, उस समय कैसेट का जमाना होता था, तो उनकी गजलें लोग पसंद करते थे। तो इतने फेम थे। अभी उषा उत्थुप से आप बात कर रही थी। उषा उत्थुप भी उसी जमाने में इस हिंदुस्तान में संगीत में एक डिस्को जो होता है, उसका जो प्रचलन किया वो उषा उत्थुप ने किया। और उषा उत्थुप और पंकज उधास दोनों एक ही जमाने के कलाकार हैं। और निश्चित रूप से उनका जब मैं सुन रहा था, उषा उत्थुप जी को सुन रहा था, तो मुझे भी बहुत ही आंखें भर आ रही थी। उनका जो वक्तव्य वो दे रही थी। अगर हम पंकज उधास की बात करें तो पंकज उधास और उनके भाई मनहर उधास, अब मनहर उधास के बहुत सारे ऐसे गाने आपने सुने होंगे जो काफी पॉपुलर थे। जैसे अभिमान फिल्म से उनका जो गाना हिट हुआ था, तेरे मेरे मिलन की वो रहना। इसके अलावा मनहर उधास के काफी गाने, कुर्बानी में आप देखें उनका हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे। उसी तरीके से पंकज उधास गजल में ही गजल में ही शिफ्ट रहना चाहते थे। लेकिन उनकी आवाज को सुनकर जब राज कपूर ने उनकी आवाज सुनी, राजेंद्र कुमार ने आवाज उनकी सुनी, जब राजेंद्र कुमार फिल्म बना रहे थे, नाम फिल्म बना रहे थे, तो उसमें अपने बेटे कुमार गौरव को वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे और संजय दत्त भी उसमें थे। बात ये होगी संजय दत्त उस फिल्म से ज्यादा हिट हो गए, तो उसमें जब उनको बहुत प्रेशराइज किया गया, तब उस गाने को पंकज उधास ने गाया और वो गाना इतना ज्यादा हिट हो गया कि फिर एक तरह से वो आप कहें कि सेलिब्रिटीज पंकज उधास हो गए। तो अगर हम पंकज उधास की लाइफ की बात करें, जब कहाँ से उन्होंने अपनी गायकी स्टार्ट की, तो कहा जाता है कि वो 1971 में भारत चाइना जो युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में जो लता मंगेशकर जी ने जो गाना था उनका, मेरे वतन के लोगों, तो उसको उन्होंने बिना किसी उनके पास न कोई साज था, न कोई हेल्प था, और उन्होंने उसको इतना जबरदस्त ढंग से कंपोज करके गाया स्कूल में कि लोग काफी प्रभावित हुए, उनके टीचर्स काफी प्रभावित हुए, और वहीं से उनका म्यूजिक करियर शुरू हो गया। अगर उनकी गजल, अगर उनकी फिल्म आई थी, उस फिल्म में उनका एक गाना था बहुत ही हिट हुआ था, मितवा रे मितवा पूरब न जइयो पश्चिम न जइयो मेरे दिल में रहियो। तो चिट्ठी आई है के बाद ये गाना भी बहुत शानदार हिट हुआ था। और काफी बीच में जब उनके करियर में जब एक पड़ाव आया कि उनके बारे में लोगों ने फैला दिया कि उनका पंकज उधास की जो आवाज है वो बिल्कुल खराब हो गई, तो उसके बाद से वो थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, उनको काम मिलना बंद हो गया था। तो उस दौर में पंकज उधास के बहुत ही वो क्रिटिकल दौर था। लेकिन इस बीच जब इधर फिर उन्होंने सर्वाइव किया और फिर वो स्टेज शोज में, फॉरेन कंट्रीज में वो जाने लगे, उनको लोग बुलाने लगे। तो आज इनकी लंबी बीमारी थी और इस लंबी बीमारी से जूझते आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अपने आप में एक दुखद समाचार फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर आप देखें गजल गायकी में, अगर आप देखें उनके जो सहज होते थे, उनके जो बोल होते थे, उनकी गायकी का जो अंदाज होता था बेहद सहज होता था। अगर आप गुलाम अली को सुनती हैं, अगर आप मेहंदी हसन को सुनते हैं, अगर आप बेगम अख्तर को सुनते हैं, तो वो जो जटिलताएं हैं, जो क्लासिकल का पूरा एक आप जैसे क्लासिकल का पूरा समुंदर है इन लोगों की गायकी में, लेकिन गजल को जितना सरल इन्होंने
उन्होंने सरल रूप में पेश किया लोगों के बीच, आम जनता के बीच, संगीत प्रेमियों के बीच, वो अद्वितीय है। और जैसा कि आपने बताया कि जगजीत सिंह उनके मेंटर थे, जगजीत सिंह से बहुत प्रभावित थे। और जगजीत सिंह की जो भी आप गजलें सुनेंगी, जगजीत या चित्रा सिंह उनकी पत्नी थी, तो जगजीत सिंह की जो आवाज जो थी, जो उनकी गजल गायकी का अंदाज था, वो भी बहुत ही सरल था और वो भी सब जगह सुना जाता था। तो एक उनके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जो अगर कहा जाए कि उनकी शादी की अगर हम बात करें, तो वो एयर होस्टेस जो जाति से अल्पसंख्यक थी, तो वो उनसे उनका प्यार हुआ। और प्यार होने के बाद फिर जब शादी की बात हुई, तो उनकी जो उनकी वाइफ थी, उनके घर वाले नाराज थे कि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे घर में हमारी बेटी की शादी हो। और उसके बाद जो उनके दूसरी बात ये थी कि जो लड़की के जो पिताजी थे, वो सेना के अधिकारी थे। तो पंकज लड़की उनकी वाइफ बोल रही थी भाई प्रपोज करो, लेकिन ये डरते थे कहीं सेना का अधिकारी या कहीं मुझे गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन पंकज उदास की जब उन्होंने गजलें सुनी, 2-3 लाइनें ही सुनी, तो वो प्रभावित होकर अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो इंटरेस्टिंग है। एक स्टेज पे वो प्रोग्राम दे रहे थे और स्टेज पे प्रोग्राम देने के बाद एक आया जो श्रोता था, वो आया, कहा कि फलाना गजल सुनाओ। तो उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि पंकज उदास नाराज हो गए, तो कहा कि मैं नहीं गाऊंगा। तो उसने उन पर रिवॉल्वर तान दिया, रिवॉल्वर तान के बोला कि नहीं कैसे गाओगे। पंकज उदास डर गए और आखिरकार उनको वो गजल या गीत जो फरमाइश कर रहा था वो आदमी, वो सुनाना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक पंकज उदास का नहीं रहना संगीत जगत के लिए, खासकर भारतीय संगीत जगत के लिए, गजल प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत ही मनहूस है। बिल्कुल एक बड़ी क्षति है। कुमार आलोक, धन्यवाद तमाम जानकारी और उनके बारे में तमाम जो ये संस्मरण है और उनकी जो जीवन यात्रा है उसे हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पंकज उदास हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन अपने विशिष्ट शैली और अपने योगदान, संगीत जगत में जो उनका योगदान है, उसके ज़रिए वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दो, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे भी काट के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हुई सीट शेयरिंग पर गुजरात में संकट के बादल हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल ने भरूच सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि सीटों के बंटवारे के दौरान ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, जबकि ये पटेल परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जिसे लेकर कांग्रेस के अंदर बगावती तेवर मुखर हो गए हैं। फैजल पटेल ने कहा कि उनके पिता अहमद भाई पटेल ने भरूच के लिए बहुत कुछ किया है और भरूच की जनता से उनके परिवार का गहरा रिश्ता रहा है।
इसी मुद्दे को लेकर वे आज दिल्ली का रुख कर रहे हैं। देखिए, नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, काफी कुछ हो सकता है। लोगों की आवाज बहुत सालों से बन के आ रहे हैं। मेरे लेट पिताजी श्री अहमद पटेल भी भरूच के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ये हमारी सीट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो हैं, हम तो बिल्कुल इसके विरोध है। बीजेपी आईटी सेल को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट के आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए निचली अदालत से फिलहाल सुनवाई पर आगे न बढ़ने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। हाई कोर्ट के आदेश के तहत साल 2018 में प्रसारित एक वीडियो को साझा करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए समन को बरकरार रखा गया था। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी अन्य व्यक्ति का ट्वीट सिर्फ रीट्वीट किया, दी गई जानकारी उनकी खुद की नहीं है। वकील ने कहा कि ये गलती थी और रीट्वीट को उसी दिन हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फिलहाल सुनवाई पर आगे न बढ़ने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार और अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है। ये दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और हर प्रकार के अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है केजरीवाल के नेतृत्व में। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारीगण इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी संलिप्तता थी एक बड़े स्कैंडल में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे जो उसके लिए किसी भी रूप से क्वालिफाइड नहीं थे और एवज में करप्शन लिया जा रहा था और करप्शन और कमीशन लेने के बाद वो दिल्ली सरकार के सर्वोच्च लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए उनके संरक्षण में लगातार दिल्ली जल बोर्ड के ये सभी लोग इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। भाजपा ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर कहा, अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग से क्यों कतराते हैं। उन्होंने कहा, अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं होता तो वो ईडी के सामने जरूर पेश होते। जो बच्चों की सौगंध खाकर कहता था कि देखिए जी, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। कितना बदल गया ये इंसान कि आज इन्हीं की संगत में बैठे बैठे इस्तीफा देना दूर की बात, 7 बार समन आने पर जांच में सहयोग करने से भी कतराते हैं। ये किस प्रकार से बदला है ये इंसान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर आज भी उनके सामने ना पेश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, अरविंद केजरीवाल खुद को अराजकतावादी कहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटी करेगी। ये तो एनार्किस्ट अपने आप को कहने वाले व्यक्ति हैं जो कि राजनीति में कह कर आए थे कि एनार्किस्ट हैं और लगातार जो धोखे की राजनीति है वही इन्होंने की, मतलब धोखा ही दिया। राजनीति नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली की जनता को आज भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटीज अपने आप समय देख के करेंगी। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और सिंहभूम से कांग्रेस लोकसभा सांसद गीता कोड़ा आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पट्टा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये झारखंड में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसा माना जा रहा है कि गीता कोड़ा के भाजपा में आने से कोल्हान में भाजपा मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केंद्र शासित प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दमन में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की
बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संसदीय परामर्शदात्री समिति के 14 सांसद और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और जम्मू कश्मीर के विकास के विषय पर यह सलाहकार समिति की बैठक रखी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री दादरा नगर हवेली के सायली स्टेडियम में विकसित भारत लाभार्थी सम्मेलन में भाग लेंगे। एमएसपी की गारंटी समेत किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने व दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय राजमार्ग के आधे हिस्से को जाम कर दिया है। मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 स्थानों पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़े किए हैं। इसमें NH 58 पर 5 स्थानों पर यातायात आधे हिस्से में बंद है। कंकरखेड़ा में कैलाशी अस्पताल के सामने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में भाकियू कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर हाईवे के आधे हिस्से को बंद कर दिया। आने जाने वाले वाहन हाईवे के दूसरी ओर के लिए डायवर्ट किए गए हैं। ट्रैक्टर मार्च से आम लोगों को परेशानी हो रही है। एमएसपी की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रदर्शन से किसानों को ही नुकसान हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर के कृषि विज्ञान केंद्र अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मयंक कुमार राय का कहना है कि किसानों का आंदोलन इस समय राजनीति से प्रेरित लग रहा है। बार बार जो डिमांड बदल रही है वो कृषकों के लिए नुकसानदायक है। उनके जो मुद्दे हैं कृषकों से संबंधित, मुझे लगता है कि वो मुद्दे जो है सतही न होकर के राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें कहीं न कहीं कोई उकसा रहा है। इस समय जो सरकार की जो मंशा है उसमें आप अपनी खेती को विविधीकरण की तरफ ले जाएं अगर, और औद्यानिक फसलों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, सब्जियों फलों पे ज़्यादा करें और इसको अगर बाजार तक, सीधे बाजार तक किसान अगर ले जाकर के अपनी आय में बढ़ोतरी करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह के से जो है जो उनकी जो डिमांड बार बार चेंज हो रही है, यह जो है इस व्यवस्था के लिए, थोड़ा कृषकों के लिए मुझे लगता है कि नुकसानदायक हो सकता है। अगर यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदेश से हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई व्यवस्था ऐसी है जिसको कहीं न कहीं हमारे किसान भाइयों को कोई उकसा रहा है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने उत्पादन को बढ़ाएं, सीधे मंडी तक, सीधे उपभोक्ता तक ले जाएं, उसकी प्रोसेस्ड व्यवस्था करके, उसकी प्रोसेसिंग करके और अपनी आय को बढ़ाएं। किसान आंदोलन के चलते आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर किसानों ने करीब 5 घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 6 स्थानों पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते हाईवे का आधा हिस्सा बंद हो गया, जिसके चलते आम जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। समस्या बहुत आ रही, आने जाने में परेशानी है, जाम है, इनकी जरूरत पूरी करी जाएगी। मैं बैंक जा रहा था, बैंक नहीं जा पाया, अब वापिस जा रहा हूँ घर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के जुड़े एक मामले में आज बेहद अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला दिया है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ये पहली अपील थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब आगे मुस्लिम पक्ष इस फैसले को रिव्यू कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। वैसे हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से आज ही ये कह दिया गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी
कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। वहीं एडवोकेट प्रभाष पांडे और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म के लिए ये बड़ी जीत है। हाई कोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत मोदी की गारंटी वाले 1000 से ज्यादा रथ देश भर में घूमकर लोगों से सुझाव लेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के आम चुनाव को लेकर पार्टी संकल्प पत्र के लिए भी देश भर की जनता से सुझाव मांगने का फैसला लिया गया है। पार्टी को 15 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इन सब के जरिए जनता के सुझावों का समावेश कर बीजेपी का संकल्प पत्र बनेगा। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इन प्रयासों से बीजेपी ये सुनिश्चित कर रही है कि हर तरीके से जन भागीदारी सुनिश्चित हो और जनता की आकांक्षाएं पार्टी तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हम अगले 5 वर्षों में लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हर तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सके, हर तरीके से जनता जनार्दन की आकांक्षाएं हम तक पहुंचे और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2024 से अगले 5 वर्षों में उन आकांक्षाओं को हम पूरा करें और अमृत काल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लंबी छलांग लगाने के दृष्टि से हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने के उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से ये महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुने से भी अधिक हो गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले गए चौथे टेस्ट को भारत ने 5 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैच की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर ली। जीत के लिए मिले 192 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल 37 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रोहित शर्मा ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। रोहित शर्मा 55 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शोएब बशीर ने भारत के 3 विकेट जल्दी निकालकर मैच को रोमांचक बना दिया।
हालांकि शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत दिला दी। शुभमन 52 और ध्रुव जुरेल 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए 353 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 145 रन ही बना सकी थी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।